पढ़ चुके हैं। तो अब अपन ट्राइडेंटेट की बात कर रहे हैं। तो ट्राइडेंटेट लिगेंड उन्हें कहते हैं जो कि 3 कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां हमें दिख रहा है कि एक एग्जांपल है डाइइथाइलिन ट्राइएमाइन। तो इसमें 2 इथाइलिन ग्रुप है आपके पास में और 3 एमाइन ग्रुप है, और तीनों ही एमाइन ग्रुप यहाँ पर बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं या बॉन्डिंग बनाते हैं, इसलिए हम इसको ट्राइडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी में रख रही है। ठीक है। और इसके बाद एक आता है हमारे पास टेट्राडेंटेट लिगेंड। टेट्राडेंटेट लिगेंड जैसा नाम से पता चल रहा है, टेट्राडेंटेट लिगेंड। तो ये वो लिगेंड होगा जो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ में। ठीक है। तो इसमें ध्यान रखें कि लिगेंड विच फॉर्म 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं कि वो टेट्राडेंटेट लिगेंड है। ठीक है। अब टेट्राडेंटेट लिगेंड का अगर अपन एग्जांपल देखते हैं तो इसके एग्जांपल में एक बढ़िया से एग्जांपल है हमारे पास, दैट इज ट्राई इथाइलिन टेट्राएमाइन। इसका एग्जांपल ले रहे हैं, ट्राई इथाइलिन टेट्राएमाइन। ठीक है, ट्राई इथाइलिन टेट्राएमाइन। अब देखिए इसके नाम से ही हम इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। जो इसका नाम है, नाम से ही हम इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, इजिली बन जाएगा। ठीक है। तो देखिए नाम है ट्राई इथाइलिन, यानी 3 तो आपके पास इथाइलिन ग्रुप है और 2 आपके पास में 4 एमाइन ग्रुप है। तो आप देखिए एक इथाइलिन ग्रुप को तो सेंटर में ले लो आप, CH2। ठीक है। तो एक इथाइलिन ये बना दिया हमने, और फिर उसके बाद में हमें इसमें क्योंकि टोटल ट्राई इथाइलिन बनाना है हमें, तो ट्राई इथाइलिन कैसे बनाएंगे, ये एक NH ग्रुप यहां लिखो, पहले एक NH यहां लिखो, तो 2 एमाइन यहां पर आ जाएंगे हमारे पास, और फिर उसके बाद वापस CH2 और NH2 ग्रुप यहां अटैच कर देते हैं, CH2 और NH2 ग्रुप यहां अटैच कर देते हैं। तो ध्यान रख लेना बेटा, जहां CH2 ग्रुप है अपने पास वो तो इथाइलिन है, और जहां NH वाला ग्रुप है वो एमाइन है। तो आप देखो कितना इजी हो गया अपने पास, 1 इथाइलिन, 2 इथाइलिन, 3 इथाइलिन, टोटल मिला के 3 इथाइलिन है आपके पास। और एमाइन कितने, NH देख लो आप कितने, NH और NH, 4 NH ग्रुप है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, ट्राई इथाइलिन टेट्राएमाइन। अब ये हमारे पास में ये वाला जो कंपाउंड बना है ये टेट्राडेंटेट कैसे है, क्योंकि हर एक एमाइन के पास एक लोन पेयर होता है, हर एक एमाइन के पास एक लोन पेयर होता है। तो इसका मतलब बॉन्डिंग कौन करेगा, केवल इसमें एमाइन करेगा। ठीक है। तो एक यहां से बॉन्डिंग हो सकती है, एक यहां से बॉन्डिंग हो सकती है, एक यहां से बॉन्डिंग हो सकती है, और एक यहां से, टोटल मिला के कितनी बॉन्डिंग हो सकती है, 4 बॉन्डिंग हो सकती है। क्योंकि ये 4 बॉन्ड बना रहा है इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, टेट्राडेंटेट लिगेंड कह रहे हैं। ठीक है, टेट्राडेंटेट लिगेंड कह रहे हैं। ठीक है। तो इसको हम टेट्राडेंटेट कह रहे हैं। इसके बाद एक आता है पेंटाडेंटेट। अब इसमें ध्यान रखना बेटा, जो मैं बता रहा हूं ना कि जो इंपॉर्टेंट है उसको बहुत अच्छी तरह से कर लेना। इसके आगे वाला जो मैं आपको पेंटाडेंटेट लिगेंड बता रहा हूं उसको बहुत अच्छी तरह से कर लेना। पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट ये दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट अपन जो बात कर रहे हैं दैट इज, ये टेट्राडेंटेट हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं पेंटाडेंटेट लिगेंड। और पेंटाडेंटेट लिगेंड जैसा नाम से पता चल रहा है कि जो 5 बॉन्ड की फॉर्मेशन करे। ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं विच फॉर्म 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद मेटल एटम और आयन। जो मेटल एटम या आयन के साथ में 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा उसे आप पेंटाडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। ठीक है। अब इसका जो एग्जांपल है इसको हम बोलते हैं EDTA-3। इसका जो एग्जांपल है दैट इज EDTA, इस तरह लिखते हैं EDTA3-। ठीक है। अब EDTA3- का मतलब क्या है, देखो EDTA3- का पूरा नाम हो जाएगा यहां पर इथाइलिन डाइएमाइन ट्राई एसीटेटो। ठीक है।
अब देखिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो हम कह रहे हैं इथाइलिन डाइएमाइन, तो पहले इथाइलिन बनाए अपन। तो इथाइलिन कैसे बनेगा, देखो बेटा, इथाइलिन यू बनेगा CH2 ये इथाइलिन हो गया। अब इथाइलिन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, डाइएमाइन, यानी दो NH2 ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो एक NH2 तो यहां जोड़ दो आप, और एक NH2 यहां जोड़ दो, ठीक है, डाइएमाइन। लेकिन साथ में ट्राई एसीटेटो भी है। और एसीटेटो कौन सा ग्रुप होता है, एसीटेट ग्रुप को ही तो एसीटेटो कहते हैं अपन। ये वाला एसीटेट ग्रुप है। लेकिन जब ये एसीटेट ग्रुप जुड़ेगा तो ध्यान रखें एक हाइड्रोजन हट जाएगा, जब तो एक वैलेंसी जनरेट होगी जुड़ने के लिए। तो यहां ये इस फॉर्म में जुड़ेगा, देखो यहां इस तरह से CH2COO माइनस, और सिमिलरली यहां पर भी CH2COO माइनस। तो एक सेकंड, इसके दोनों हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे क्योंकि 3 एसीटेट है ना, एक तो हमने यहां जोड़ दिया और आपको 2 जोड़ने हैं, तो यहां पर 2 इस तरह से जुड़ेंगे, एक यहां एक यहां, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, इस तरह से। तो अब देखो इसके नाम के अकॉर्डिंग है कि नहीं है ये। हमने इसको कहा कि ये इथाइलिन डाइएमाइन ट्राई एसीटेटो है। तो ये तो इथाइलिन हो गया, ठीक है, 2 नाइट्रोजन दिख रहे हैं, डाइएमाइन हो गया, और एसीटेट ग्रुप 1 2 3 ट्राई एसीटेटो हो गया, ठीक है। और ये ध्यान रखें बेटा, इस पर -3 चार्ज है। -3 चार्ज क्यों है, क्योंकि हर एक एसीटेटो ग्रुप पर माइनस माइनस चार्ज है, इसलिए इस पर टोटल -3 चार्ज है। और ये पेंटाडेंटेट कैसे हुआ, ये भी समझे आप। पेंटाडेंटेट ऐसे हुआ कि हमें पता है इसमें जो नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर होता है। तो एक तो नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, एक इस नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, एक इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा, एक किससे बनाएगा और एक किससे बनाएगा। तो टोटल मिलाकर के 5 बॉन्ड बनाएगा। 2 तो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है उससे, और ऑक्सीजन के पास जो नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो भी दे सकता है। तो इसका मतलब टोटल मिलाकर के 4 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। इसी वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, हाँ बोलिए बेटा। यस, हाँ सॉरी 4 बोल गया क्या, सॉरी 5, ठीक है ना, 5 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखेगा, ठीक है। ओके वेरी गुड, शब्दों पे न जाए भावनाओं पे जाए। तो 5 बॉन्ड कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो इसी तरह से एक और एग्जांपल आता है जो इसको कंफ्यूज करता है। जैसे ये EDTA -3 है, एक आता है EDTA -4, ठीक है, इसका बड़ा भाई। तो वो क्या है देखें, वो होता है अपने पास हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो हेक्साडेंटेट पता है, नाम से पता चल रहा है हेक्साडेंटेट है, इसका मतलब 6 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो आप यहां कह सकते हैं कि ऐसे लिगेंड which form 6 coordinate bond with metal atom और आयन, ठीक है, मेटल एटम या आयन के साथ में 6 बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, उसे हम हेक्साडेंटेट कहते हैं। और हेक्साडेंटेट का जो एग्जांपल है अपने पास, दैट इज EDTA -4। देखो इसमें था EDTA -3 और इसमें था EDTA -4, ठीक है। नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है, स्लाइटली डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, देखो इसे तो हम कहते हैं इथाइलिन, हाँ बिल्कुल, डाइएमाइन टेट्रा एसीटेटो। तो इसका मतलब टेट्रा एसीटेटो आ गया। तो जैसे यहां पर 3 एसीटेट है, तो वहां कितने एसीटेट होने चाहिए, 4। तो एक ये वाला हाइड्रोजन जो दिख रहा है ना, इसको हटा करके एक एसीटेट और लगा दो, आपके पास EDTA -4 बन जाएगा। देखो इस तरह से CH2 ये तो इथाइलिन हो गया। फिर डाइएमाइन बनाना है, तो ये लो 2 N लगा दिए मैंने, एक N एक एमाइन को शो करेगा। और टेट्रा एसीटेटो है, तो एक एसीटेटो ये बन गया हमारे पास, ये दूसरा एसीटेटो बन गया है हमारे पास, ये तीसरा एसीटेटो बन गया है, ठीक है, और ये चौथा एसीटेटो बन गया है। तो इस तरह से आपके पास में टोटल 4 एसीटेटो बन गए हैं, ठीक है। तो अब देखो यहां पर इसको हेक्साडेंटेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक यहां पर लोन पेयर है, एक यहां पर लोन पेयर है, तो 2 बॉन्ड तो यही बना लेंगे, ठीक है। एक तो ये नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा, एक ये नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा, एक ये ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा और एक ये बनाएगा। तो टोटल मिलाकर के 6 बॉन्ड बन रहे हैं हमारे पास, ठीक है। टोटल 6 बॉन्ड बन रहे हैं, 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए इसको हम कह रहे हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड है ये,
ओके। और ये दोनों दोनों थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, और यहाँ पर चार्ज के अकॉर्डिंग अपन इसको पहचान सकते हैं। देखो, अगर आपके पास -3 चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब वो ट्राई एसीटेटो होगा, ठीक है। इस T का मतलब ट्राई है अगर -3 आ रहा है, तो ध्यान रखना है। और अगर यहाँ -4 आ रहा है तो इस T का मतलब क्या है, टेट्रा है। टेट्रा का मतलब 4 एसीटेट ग्रुप आएंगे, और ट्राई का मतलब आपके पास 3 एसीटेट ग्रुप आएंगे, बाकी सेम है, ठीक है। और इसलिए कह रहा हूं कि बेटा, जहां मैंने आपको हमेशा कहा है, जहां सिमिलरिटी के साथ डिफरेंस भी दिखाई दे, या हम बोलें कि डिफरेंस के साथ सिमिलरिटी भी दिखाई दे, ऐसी चीज हमेशा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, कंफ्यूज करने वाली होती है, और टीचर का जो ध्यान है ना, इस चीज पर ज्यादा जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिए, इनमें सिमिलरिटी भी है, ठीक है, नाम में बिल्कुल सिमिलरिटी दिख रही है आपको, ठीक है, लेकिन डिफरेंस भी दिख रहा है कि एक टी का मतलब ट्राई है और एक टी का मतलब टेट्रा है। तो दैट्स व्हाई दे बोथ आर इंपोर्टेंट, और एग्जाम में पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो जो अपन ने अभी इससे पहले वाले बताए थे आपको, जैसे टेट्राडेंटेट और ट्राइडेंटेट, उसमें इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता। तो अब आपको करने कौन से अच्छी तरह से याद है, मैं बता रहा हूँ, याद सारे करें वैसे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, लेकिन जो मैं एक बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना बेटा। एक तो मोनोडेंटेट, जो मोनोडेंटेट आपने पढ़े हैं वो अच्छी तरह से याद करें, और जो बाइडेंटेट के अंदर मैंने आपको लिखवाया है ऑक्सीलेटो, ग्लाइसिनेटो, ठीक है, और ऑक्सीलेटो, ग्लाइसिनेटो, एथिलीन डायमाइन, ये तीन ही लिखवाए हैं मैंने। तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको अच्छी तरह से याद करें क्योंकि ये नेमिंग में भी काम में आएंगे। और दो ये बताए मैंने, ईडीटीए -3 और ईडीटीए -4, इन दो को भी बहुत अच्छी तरह से तैयार करें। तो ये कुछ लिगेंड्स हैं, और साथ में इनका चार्ज जरूर ध्यान रखें बेटा, क्योंकि जब आप नेमिंग करेंगे, इनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे, तो हमें चार्ज की जरूरत पड़ेगी, है ना। वो चार्ज ही डिसाइड करेगा कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, तो इसलिए हमें चार्ज भी याद रखने की जरूरत है। ओके, चलिए इसको रफ कर देता हूं मैं। तो ये तो बात हो गई है लिगेंड्स की। अब लिगेंड्स की बात के बाद अब बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर की, क्योंकि आपको ध्यान होगा मैंने आपको एक कंपाउंड लिख करके कोऑर्डिनेशन नंबर बताया था। तो एक बार मैं वापस रिकॉल करा देता हूं आपको कि मैंने आपको बताया था, जैसे K4FeCN6 लिखा हुआ है, तो मैंने कहा था ये जो 6 लिखा हुआ है, ये 6 आपको शो करता है कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है, इट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो अब हम इसी कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ये बताता है कि किसी भी किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम है उससे कोई लिगेंड कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो जितने वो बॉन्ड बना रहा है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed by metal atom और आयन by या with ligand, ठीक है। लिगेंड के साथ में कितने वो नंबर ऑफ बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है, उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कह रहे हैं। लेकिन अब इसे फाइंड कैसे करें, ये चीज समझना। हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो दिख रहा होता है ना बेटा वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। इसमें तो है ऐसा, इसमें 6 दिख रहा है तो 6 ही कोऑर्डिनेशन नंबर है। कभी कभी हमें 3 दिखता है और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो ये चीज समझते हैं हम एक बार। देखिए, आपको अगर फाइंड करना है कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर मोनोडेंटेट लिगेंड के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है, तो ध्यान रखना कि इसमें जो आपके पास में नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं, वही हमें कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर मोनोडेंटेट लिगेंड जो है वो नंबर ऑफ लिगेंड के बराबर होगा। कैसे, जैसे अभी एक एग्जांपल दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, K4FeCN6। तो यहां हमारे पास में जो नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, नंबर ऑफ लिगेंड की अगर मैं बात कर रहा हूं तो नंबर ऑफ लिगेंड कितने बेटा, इसमें 6 है लिगेंड, ठीक है। तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको दे दिया सपोज Na2CO एंड यहां ले लेते हैं हम कोई नेगेटिव आयन ले लेते हैं OH
-6, तो यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी वैसे ही है, जैसे हमें यहाँ दिख रहा है कि 6 दिख रहा है, तो इसका मतलब इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इसमें नंबर ऑफ लिगेंड इसमें भी 6 है, तो इस वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है। ठीक है, तो ये चीज तो मोनोडेंटेट के लिए है। ठीक है, अगर मोनोडेंटेट लिगेंड जितने हैं किसी भी सेंट्रल मेटल से जुड़े हुए, वो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को शो कर रहे हैं। बट अगर मान लीजिए सेकंड केस ले लेते हैं, अगर हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड जुड़े हुए हैं, ठीक है, नंबर 2, इन केस ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड। ओके, ठीक है, चलो देखते हैं इन केस ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड। अगर हम बाइडेंटेट लिगेंड की बात करते हैं तो इसमें ध्यान रखना कि नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर किसके इक्वल होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ लिगेंड। जितने लिगेंड्स होंगे ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रीजन, क्योंकि हमें पता है जो बाइडेंटेट लिगेंड होता है बेटा वो 2 बॉन्ड बनाता है ना, बाइडेंटेट लिगेंड 2 बॉन्ड बनाता है। तो अगर मान लो 3 लिगेंड है तो टोटल बॉन्ड कितने बनाए, 6, तो इसका मतलब डबल करना पड़ा आपको। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहे हैं हम इसको समझने के लिए, जैसे हमारे पास में कंपाउंड है दैट इज क्रोमियम, और यहां ले लेते हैं हम सपोज ऑक्सीलेटो। ठीक है, और यहां मैंने 3 लगा दिया है, और यहां पर चार्ज इसके पर यहाँ Na3 आ गया है। ठीक है, तो ये मैंने कंपाउंड बनाया है। ठीक है, अब आपको ध्यान होगा ये जो OX है इसका मतलब क्या होता है, आपको मैंने बताया था OX का मतलब होता है ऑक्सीलेटो। ठीक है, और ऑक्सीलेटो क्या होता है, ऑक्सीलेटो का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये ऑक्सीलेटो बनाया था अपन ने, और ये ऑक्सीलेटो बाइडेंटेट लिगेंड है। कितने बॉन्ड बनाता है, ये 2 बॉन्ड बनाता है, एक यहां से बनाएगा एक यहां से बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा। तो अब अगर मान लो मुझे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड करूं, 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड। ठीक है, नंबर ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड, तो बाइडेंटेट लिगेंड कितने हैं आपके पास, 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बेटा, कि अगर कोई 2 बॉन्ड बनाने वाला जुड़ा हुआ है, ठीक है, 3 जुड़े हुए हैं तो उसको फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 जुड़े हुए हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस तरह से डिफरेंट 6 से भी अलग हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा 6 ही हो। तो एक बार मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन हटा रहा हूं। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं इसका कॉपर के साथ। जैसे मान लीजिए आपको कॉपर के साथ एग्जांपल दे दिया और यहाँ En लिखा हुआ दे दिया आपको, En, और यहाँ En का के नंबर जो है वो आपको दे दिए 2, और यहाँ पर आपको साथ में कनेक्ट करके दे दिया है इसके साथ Cl2। ठीक है, तो ये एक आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो En का मतलब पता होना चाहिए हमें। En क्या होता है, En जैसा मैंने कहा था बेटा ये याद करने पड़ेंगे, आपको ध्यान रखना है ना, जब तक याद नहीं करोगे तो आगे प्रॉब्लम आएगी। तो En का पूरा नाम था हमारे पास इथाइलिन डाइएमाइन। ठीक है, इथाइलिन डाइएमाइन, और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ये तो इथाइलिन ग्रुप हो गया, और डाइएमाइन का मतलब 2 NH2 ग्रुप जुड़े हुए हैं इसके साथ, 2 NH2 ग्रुप। ठीक है, तो ये बाइडेंटेट लिगेंड कैसे है, क्योंकि इसमें जो 2 एमाइन ग्रुप जुड़े हुए हैं ना बेटा इस तरह से, वो 2 बॉन्ड बनाएंगे, एक यहां से और एक यहां से, 2 बॉन्ड बनाएंगे। तो अब इसके अंदर अगर मान लो मेरे को इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं इसमें, 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया इसका, 4। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से, कि अगर आपके पास कोई बाइडेंटेट जुड़ा हुआ है तो आपको उसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखना है, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है वो आपके पास में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। और इसी तरह से बाकी के लिए भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से जैसे मान लो आपको चेक करना है, नंबर 3 देख रहे हैं ना अपन, 4 ट्राइडेंटेट लिगेंड, सॉरी ट्राइडेंटेट लिगेंड। ट्राइडेंटेट लिगेंड्स के लिए अगर मान लो कोई ट्राइडेंटेट लिगेंड जुड़ा हुआ है आपके पास, तो उसके लिए आप ध्यान रखें कोऑर्डिनेशन नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 3 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड। ठीक है, नंबर ऑफ लिगेंड, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर आपके पास में कोई टेट्राडेंटेट आ रहा है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो।
ठीक है। लेकिन बेसिकली हाँ बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है। फिर जैसे ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, पेंटाडेंटेट को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कोऑर्डिनेशन नंबर अपन इस तरह से निकाल सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेट हमारा जो मोटिव है ना बेटा वो ये है, ये देखना कि कितने बॉन्ड बन रहे हैं मेटल के साथ। तो मेटल के साथ जितने बॉन्ड बनेंगे वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। डन। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे तो ज्यादा वो नहीं है। चलिए आगे चले हम। तो ये तो बात हो गई हमारे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो आई थिंक कोऑर्डिनेशन नंबर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है हमारे पास में कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आई थिंक बता दिया था कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर की डेफिनेशन। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है नहीं बताया, ओके डिस्कस नहीं किया था। तो देखिए इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसको कह रहे हैं हम? स्क्वायर ब्रैकेट को कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, नहीं वो? ओके, स्क्वायर ब्रैकेट को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ध्यान रखें कि हम लोग दो चीजें लिखते हैं, एक तो मेटल लिखते हैं और एक लिगेंड्स को लिखते हैं। ठीक है। तो आप ध्यान रखें, इट इज अ स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है इन विच metal ion and ligands are written। ठीक है, जिसमें मेटल आयन और लिगेंड को लिखते हैं आप। ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो लिखा हुआ है ना वो डिसोसिएट नहीं होता है। ठीक है। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो इसमें ध्यान रखें कि लिगेंड्स एंड मेटल आयंस प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल और जो लिगेंड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, दे आर नॉन आयोनाइजेबल। ठीक है, वो नॉन आयोनाइजेबल होते हैं। नॉन आयोनाइजेबल का मतलब क्या होता है कि वो आयोनाइज नहीं होंगे। अगर आप उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो आयंस में नहीं टूटेंगे। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, जो उसके बाहर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो बाहर है उसको हम काउंटर आयन कहते हैं और वो आयोनाइजेबल होता है। तो ध्यान रखें, आयन प्रेजेंट outside the coordination sphere is ionizable। ठीक है, वो आयोनाइजेबल होता है, ध्यान रखना। एंड कॉल्ड काउंटर आयन, उसको काउंटर आयन कहते हैं। इट इज कॉल्ड काउंटर आयन। समझते हैं इस चीज को। सिंपल से एग्जांपल, जैसे यही ले लिया हमने, ये नहीं दूसरा ले लेते हैं जिसमें आयंस हो। जैसे अपन ने वही ले लेते हैं अपना बेसिक एग्जांपल, K4FeCN6। ठीक है। अब जैसा मैंने कहा कि इसमें ये जो ब्रैकेट दिख रहा है हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ठीक है, ये जो ब्रैकेट है ये आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा होता है? इट इज नॉन आयोनाइजेबल, मतलब ये आयंस में नहीं टूटेगा। और ये जो आपके पास K4 दिख रहा है ना बेटा, इसको आप क्या बोलते हैं? ये काउंटर आयन है। दिस इज काउंटर आयन। और ये काउंटर आयन कैसा होता है? आयोनाइजेबल। और आयोनाइजेबल से मेरा मतलब क्या है? आयोनाइजेबल से मेरा मतलब है कि इसको अगर अपन वाटर में डिसॉल्व करेंगे ना, तो वाटर में डिसॉल्व करने पर ये जो K+ है, K4 है, ये तो प्लस की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, लेकिन जो अंदर है वो नहीं टूटेंगे। देखो, देखते हैं कैसे। जैसे इसको मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, तो वाटर में डिसॉल्व करने पर जो K है ये तो कन्वर्ट हो गया 4K+ में। ठीक है। और जो इसके अंदर है हमारे पास FeCN6, और जिसके ऊपर चार्ज कितना है आपके पास? 4-, इस तरह से टूट गया। तो अब मुझे बताओ कि क्या ब्रैकेट के अंदर कोई जो चीज है वो डिसोसिएट हुई? नहीं हुई ना। और बाहर वाला तो डिसोसिएट हो गया।
अब मुझे कोई रीजन बता सकता है इसका कि ये डिसोसिएट क्यों नहीं हुआ? वाई FeCN6 आर नॉट डिसोसिएटेड इन एक्वस सॉल्यूशन? ये आइंस में क्यों नहीं टूटा? इसका क्या रीजन है? स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड हो सकता है इसमें? कोई पर्टिकुलर बॉन्ड का नाम बता सकते हैं बेटा आप में से कोई? बॉन्ड का नाम नहीं, कि बेटा ये डिसोसिएट क्यों नहीं हुआ? नो आइडिया? एम आई ऑडिबल टू यू बेटा? मेरी आवाज तो आ रही है ना आप तक? ओके, चलिए देखते हैं आगे। एक सेकेंड, इसमें ये आयोनाइज क्यों नहीं हुए? ये आयोनाइज इसलिए नहीं हुआ कि अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें ना, तो एक्चुअली इसके स्ट्रक्चर में क्या है, देखो FeCN CN 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 एंड CN, ठीक है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर रखते हैं। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर हमें पता है कि ये जो बॉन्ड है ना बेटा, यहां पर ये वाला बॉन्ड, तो ये कौन सा बॉन्ड है? इस बॉन्ड को हम बोलते हैं, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। दे आर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो ये बॉन्ड स्ट्रांग है, इसलिए Fe से CN अलग नहीं हो पा रहा है, ठीक है, यहाँ Fe और CN साथ साथ है। जबकि आप देखो पोटेशियम जो यहाँ पर था वो अलग हो गया, क्यों? क्योंकि पोटेशियम देखो, ये नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, इनके बीच में जो बॉन्ड था वो कौन सा बॉन्ड था? आयनिक बॉन्ड, ठीक है। यहां पर जो बॉन्ड था ना, ये आयनिक बॉन्ड था, तो आयनिक बॉन्ड तो टूट जाता है, वाटर में डिसॉल्व करते ही आयन डिसोसिएट हो जाता है। तो यही रीजन है कि K और FeCN तो अलग हो सकते हैं, बट Fe और CN अलग नहीं हो पाते, क्योंकि इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर के जो आयंस होते हैं वो डिसोसिएट नहीं होते हैं, वो नॉन आयोनाइजेबल होते हैं, और जो बाहर वाले होते हैं, उस ब्रैकेट के जो बाहर है, जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो आयंस में टूट जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये बात हो गई हमारी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं अपन। इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? देखिए, एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हम जो मेटल लिखते हैं, उस मेटल के ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, कभी कभी न्यूट्रल भी होता है वो, ठीक है। तो अगर आप मेटल से जुड़े हुए सारे लिगेंड्स को हटा दें, तो मेटल के ऊपर जो रेसिड्यूल चार्ज बच जाता है, मेटल के ऊपर जो पर्टिकुलर चार्ज बच जाता है, उसी को, उसकी हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, ठीक है। इसको रफ कर रहा हूं मैं। चलिए पहले एक बार इसको डिफाइन कर देते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, नंबर नहीं बोले यार, स्टेट बोले तो बढ़िया है, स्टेट ही लिखो बेटा, इसको नंबर मत लिखो यार, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन करना पड़ेगा इस चैप्टर में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कह रहे हैं, इट इज द रेसिड्यूल चार्ज, इट इज द रेसिड्यूल चार्ज लेफ्ट on metal ion when all the ligands inside or outside the coordination sphere are removed, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर हमारे पास कोई जैसे इसी को लेते हैं अपन, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल K4FeCN6, ठीक है। अब मेरा कहने का मतलब है कि जो मेटल से जुड़े हुए जितने भी अपने पास लिगेंड्स हैं, चाहे अंदर वाला हो चाहे बाहर वाला हो, आप उन सबको हटा दें, तो आपके पास मेटल के ऊपर जो रेसिड्यूल चार्ज बचेगा, जो शेष चार्ज बचेगा, उसी को आप उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे। जैसे मान लीजिए मैं इसके अंदर K4 को हटाता हूं, तो क्या बनेगा? पहले हमने इसको हटाया तो हमें पता है K4 4K प्लस, और ये ऐसे डिसोसिएट होता है FeCN6 और 4 माइनस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में, इसको वापस लिख रहा हूं मैं, FeCN6 है हमारे पास, ठीक है, और 4 माइनस चार्ज है। तो एक चीज समझना बेटा, CN पर चार्ज कितना होता है?
CN पर -1 चार्ज होता है साइनाइडो, ठीक है। तो यहां पर इस पर -6 चार्ज है। अब अगर मान लो मैं -6 चार्ज को हटा देता हूं तो हमारे पास कितना बचेगा? देखो यहाँ टोटल -4 चार्ज बाहर की तरफ है, ठीक है। इसको फाइन करके देख लेते हैं हम कि इसको मैं x मान लेता हूं, ठीक है। इस Fe को मैंने x मान लिया है। Cn के ऊपर -1 चार्ज है जो 6 है, और बाहर कितना चार्ज है? -4, ठीक है। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास? 6 - 4, x इक्वल्स टू +2। तो इसके ऊपर +2 आ गया, तो यानी इसके ऊपर कितना चार्ज हो? +2। तो Fe का जो +2 चार्ज है वही इसकी क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आ गया ना कैसे निकाला अपन ने? यानी सारे आयंस को जो इससे जुड़े हुए हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, उन सबको हटा दो, और सबको हटाने के बाद जो मेटल के ऊपर चार्ज बच जाए आपके पास में, उसे हम उसका क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं कि वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। तो ऐसे अपन कुछ कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखें कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसलिए इनका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना भी हमें आना चाहिए। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं अपन जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं अपन। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया सपोज Na, Ag एंड CN2। तो ये जो सेंट्रल मेटल है ना, इसका जो अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे अपन, ठीक है। पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं अपन।